बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये खबरें बड़ी अहम हैं, पाकिस्तान के हवाले से हैं, भारत के हवाले से है, अफ़गानिस्तान के हवाले से और तुर्की के हवाले से। बहुत सारी और चीज़ें भी इसमें डिस्कस होंगी, लेकिन ये लेटेस्ट हैं और ये आपको बताएंगे कि दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम साथ साथ आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट भी बताते रहते हैं कि दुनिया किस सिमत में अपने आप को मूव कर रही है, कौन से नए फैसले हो रहे हैं। एक तो मैं आपको बताऊंगा इस वीलॉग में कि पाकिस्तान का जो 131 सफ़ों का डोजियर है, उसने भारत को हिला कर रख दिया है। वो भारत के लिए एक मुसीबत बन गया है और भारत पे मुसीबतों के पहाड़ कैसे तोड़ दिए हैं कप्तान के बनाए हुए डोजियर ने, और शाह महमूद कुरैशी ने किस किस के हाथ में वो दिया और उन लोगों ने आगे किस किस के हाथ में दिया और वो कहां तक पहुंच गया और कौन से सवालात भारत के सामने रखे जा रहे हैं जिनका जवाब अब भारत के पास नहीं है। ये मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। इसके अलावा भारत एक दफ़ा फिर बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय गलत मालूमात का प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब, कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा और बाकायदा सबूतों के साथ बताऊंगा। तुर्की ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है। अमेरिका का हर किस्म का दबाव तुर्की ने मुस्तरद किया उस सबसे बड़े मामले पर जिस मामले पर अमेरिका बहुत परेशानी का शिकार है, वो भी मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। और तालिबान ने इमरान खान का शुक्रिया क्यों अदा किया, ये 4 बड़ी अहम खबरें हैं। कुछ इससे जुड़ी हुई खबरें हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पे 4 बड़ी अहम खबरें जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि भारतीय प्रोपेगेंडा कैसे बेनकाब हुआ। पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ एक तवील अरसे से चलने वाली डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम की फंडिंग के लिए जो सारे मामला थे वो बेनकाब हो गए थे। श्रीवास्तव ग्रुप मैंने आपको बताया था, इंडियन क्रॉनिकल्स, वो आप वीडियोस हमारी देख भी सकते हैं। आप सर्च करेंगे मेरी वीडियोस भी आ जाएंगी और आपको सारे लिंक भी मिल जाएंगे। भारत बहुत बुरी तरह बेनकाब हुआ था। अब गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर भारत को बहुत मार पड़ी है और 40 मरतबा मार पड़ी है। 40 ऐसी कहानियां जो भारत के मीडिया ने और उनकी हुकूमत ने गढ़ के सुनाई हैं लोगों को और अपनी और दुनिया की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, वो सारी बेनकाब हो चुकी हैं। एक टेलीविज़न 4 5 गलत खबरें और चीज़ें चला चुका है। भारत को मालूम है कि मगरबी दुनिया अब भी तालिबान के अफगानिस्तान पर तेज़ी से कब्जे से हैरान है और वो कुर्बानी के बकरों की तलाश में है। ऐसे में नई दिल्ली एक मौका देखती है कि इस्लामाबाद के खिलाफ बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल के लिए एक बार फिर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाए। ये कहानियां दावा करती है कि पाकिस्तान तालिबान को कंट्रोल करता है और पाकिस्तान ही इस ग्रुप के हर काम का जिम्मेदार है। रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक हकीकत इसके बरअक्स है, क्योंकि तालिबान अब भी टीटीपी के साथ सियासी शराकतदार हैं। हालांकि पाकिस्तान इन्हें एक दहशतगर्द गिरोह समझता है, जिससे जाहिर होता है कि इस्लामाबाद इन पर पहले जैसा असर रसूख नहीं रखता। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मीडिया जंग जारी है और इस बार इसने अपने मुल्क की ज़राए अबलाग को इस्तेमाल किया है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान इंडिया टुडे, NDTV, रिपब्लिक टीवी और CNN न्यूज़ 18 सभी नरेंद्र मोदी की हुकूमत के पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया को फैलाते नजर आ रहे हैं। ये सारे मीडिया से खास तौर पे ये इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत सारे अखबारात भी हैं। इवन ANI को भी ये इस्तेमाल करते हैं। भारतीय मीडिया की गलत कहानियों की तवील फहरिस्त में रिपब्लिक टीवी का एक दावा आया। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि सेरीना होटल के 5वें फ्लोर पे सारे ISI के बंदे बैठे हुए हैं, उसके टोटल 2 फ्लोर हैं। फिर एक वीडियो गेम चला दी कि ये वीडियो गेम के अंदर जो तैयारे आपको नजर आ रहे हैं ये पाकिस्तानी तैयारे हैं और ये बमबारी कर रहे हैं पंजशेर में। वो पता चला वो वीडियो गेम में किसी बच्चे ने खेल के वो क्लिप दे दिया, वो चैनल ने चला दिया। और इसके अलावा ये 2 रिपब्लिक टीवी के मैं आपको बहुत बड़े बड़े भंड जो हैं वो बता रहा हूँ आपको मैं। और बाद में ये सारे जो हैं पोल खुलते गए। 40 के करीब पोल खुले हैं गुज़िश्ता 1 महीने में। मगरिब खामोश क्यों रहता है भारत की इन हरकतों के ऊपर? यानी चाइना का मीडिया ऐसा कुछ करे, रशिया का मीडिया ऐसा कुछ करे, पाकिस्तान के मीडिया में ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट हो तो बड़ा कीनली ऑब्जर्व करते हैं, बड़े गौर से देखते हैं, क्योंकि इन मुल्कों को वो अपने खिलाफ समझते हैं। लेकिन भारत को वो जमहूरियत के लिहाज से और हर लिहाज से अपना एक इत्तेहादी मुल्क समझते हैं। भारत की ऐसी गलतियों के ऊपर वो आंखें बंद रखते हैं। भारत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करे, वहाँ भी आंखें बंद। और बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर भारत के मामले में ये लोग आंखें बंद रखते हैं। चाहे वो कश्मीर में कुछ करे, अक़लियतों के साथ कुछ करे, ख़वातीन के साथ कुछ करे, आंखें बंद। लिहाजा यहाँ पे भी यही होता है। पाकिस्तान के खिलाफ खास मौक़ों पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसका सिलसिला शुरू होता है 2006 से और आज तक जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में यह प्रोपेगेंडा ज़्यादा बढ़ाया गया है। अब हर साल अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असेंबली के सेशन से पहले
एक नैरेटिव बिल्डिंग करता है भारत, उस पूरे की रिपोर्ट है मेरे पास कि हर साल भारत क्या क्या करता रहा है 2006 से लेकर 2020 तक। मैं आपको कुछ मिसालें दे देता हूं इसमें। मिसाल के तौर पे 2006 में फेक करेंसी इन पाकिस्तान, ये प्रोपेगेंडा किया गया था मुशर्रफ के दौर में कि इससे पहले कि ये जाएं और जाके अक़वाम मुत्तहिदा में बात करें, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा कर दो। फिर 2007 में आर्मी ऑफिसर्स जो है वो उनके बारे में किया गया कि वो सुसाइड बम्बर्स हैं, एसएसजी वाले कमांडोज। ये 2007 की बात है। और इनोसेंट लोगों को आईएसआई के लोग कत्ल कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा उन्होंने 2007 में किया। 2008 में उन्होंने किया कि चाइना ने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया है पाकिस्तान के लिए। 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से पहले इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान जो है वो अब उसमें क्रिश्चियंस जो हैं वो बहुत खौफजदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इसको मुंबई अटैक के साथ भी पाकिस्तान को इन्होंने 2009 में जोड़ दिया। नेटो सप्लाई का मामला उठाया 2010 में, बलूचिस्तान क्राइसिस उठाया 2010 में। ये बिल्कुल हर साल अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से बिल्कुल पहले इस किस्म के इशूज़ उठाते हैं। 2011 में इन्होंने एबटाबाद ऑपरेशन उठा लिया और दीगर कुछ और इससे मिलती जुलती चीज़ें उठा ली, सोशल मीडिया बैन इन पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें ये उठाते रहे। और 2012 में एंटी इस्लाम प्रोटेस्ट इन्होंने उठा लिए, अटैक ऑन हिंदू टेम्पल्स इन्होंने उठा लिया, और सरकरी का मामला, कश्मीर का मामला उठा लिया कि पाकिस्तान का जो एक विजिट है, ये सारी चीज़ें, यानी 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। 2020 में भी इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया था और उसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान आर्मी आईएसआई हैड सीक्रेट मीटिंग विद अपोजिशन लीडर हेड ऑफ मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस। एक तो ये इशू उठाया। दूसरा उठाया था कि सहाफ़ियों की हरासमेंट हो रही है पाकिस्तान में और सोशल मीडिया के ऊपर बैन लग रहे हैं, ये भी उठाया था। तीसरा इन्होंने ये 2020 में ये इशू उठाया था कि पाकिस्तान के जो टॉप कोर्ट्स हैं उन्होंने डैनियल पर्ल के मामले में जो फैमिली की अपील है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये भी एक उन्होंने उठाया कि वो मुजरिम के बारे में ये फ़ायदा दिया जा रहा है, 2020 में उठाया था। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रिसीव डेथ थ्रेट्स कि उनको जान से मारने की धमकियां जो हैं वो दी जा रही हैं और ऐसी कॉलें रिसीव हो रही हैं, ये 2020 में उन्होंने किया था। 2021 में फिर ये तालिबान वाला प्रोपेगेंडा आ गया आपके सामने कि पंजशेर में पाकिस्तान है, ये वीडियो गेम वाला प्रोपेगेंडा आ गया, ये सरीना होटल वाला प्रोपेगेंडा। तो हर साल एक माहौल बनाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से पहले, लेकिन हर दफ़ा पकड़े जाते हैं। तो ये रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दी है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिब्यून ने इसको छापा है और मुख्तलिफ और दीगर रिपोर्टें भी इसके साथ हमने जमा की हैं। तो मामला यह है कि भारत हर दफ़ा बेनकाब हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पाकिस्तान के 131 सफ़हात के डोजियर ने भारत को हिला कर रख दिया। कैसे? वो ऐसे कि पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर पर भारतीय वहशियाना बर्बरियत पर डोजियर का जो इजरा हुआ था, उस मामले पर पाकिस्तान के जारहाना सफारती इक़दामात के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब थोड़े दिन पहले गए और जो मुसलमानों की तंजीम है OIC, वहाँ पे भी उन्होंने सबको डोजियर दिया और उन्होंने कहा कि आप अपने अपने दोस्त ममालिक को ये बताएं। पाकिस्तानी सफ़ीरों को दिया। दुनिया में जहाँ जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब जा रहे हैं ये डोजियर ज़रूर गिफ्ट में देके आते हैं। 131 सफ़ों का तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी दिया है। अब ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के 131 सफ़ात के इजरा करदा डोजियर ने भारत को हिलाकर रख दिया। भारत को सफारती सतह पर डोजियर के असरात ज़ायल करने में बुरी तरह नाकामी का सामना है। वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहा इससे। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसल डोजियर से मुताल्लिक कई उमूर पर मुतहर्रिक हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ वाला पूरा सेक्शन है वो इस डोजियर को लेकर मुतहर्रिक हो गया है और वो बहुत ज़्यादा हसास है इस मामले में। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसल के खुसूसी नुमाइंदों ने भारतीय हुकूमत को कई सवालात भेज दिए हैं। भारत की मोदी सरकार ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसल के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। बरतानवी हमारे नुमाइंदगान, यूरोपीय पार्लिमान, अमरीकी कांग्रेस और मुतल्लिका कमेटियों में डोजियर की बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है। OIC ने भी डोजियर को इंतहाई संजीदा लिया है और इसका एक राब्ता ग्रुप है इसी तंजीम OIC का, और उन्होंने कश्मीर के मामले पर भारतीय वहशियाना मज़ालम पर नई दिल्ली को आड़े हाथों ले लिया है। वज़ारत ख़ारजा ने डोजियर 70 से ज़ायद ममालिक के सफारती मिशन को फ्राहम भी कर दिया है। पाकिस्तान में मुतय्यन तमाम गैर मुल्की सफ़ीरों को, हाई कमिश्नर्स को, सफारतकारों को जामे ब्रीफिंग इस डोजियर के ऊपर दे दी गई है। यानी इतना अग्रेसिवली पाकिस्तान कभी काम नहीं करता था। यहां कुलभूषण यादव का नाम ले लेते थे मियां नवाज शरीफ साहब, बहुत दफ़ा उन्हें कहा कि नाम ही ले लें, मियां साहब वो नाम ही नहीं लेते थे। तो पाकिस्तान हमेशा माजरत खुआना रवैया रखता था, बैक फुट पे रहता था, फ्रंट फुट पे नहीं आता था।
तो अब पाकिस्तान ने, इमरान खान ने डोजियर बनाकर दिया और दबा कर रख दिया इंडिया को। पूरी दुनिया से उनको ये सवाल पूछे जा रहे हैं। हत्ता कि जब वो अमेरिका गए तो जो बाइडन ने उनसे बात की गांधी के फलसफे की, जो अदम तशद्दुद का था, और ये मोदी के लिए एक थप्पड़ था। और जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उन्होंने भी इसी किस्म का स्टेटमेंट दिया और मोदी के साथ ऐसी बातें की। तो ये एक मीठी मीठी बेइज्जती है जो मोदी की हो रही है, जिस किस्म की एक सहाफ़ी की वो करते रहते हैं फवाद चौधरी साहब, वैसी ही मिलती जुलती। तो ये डोजियर अब एक मुसीबत है और एक जलता हुआ टायर है जो भारत के गले में डाल दिया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, और लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इतने बड़े पैमाने पर इंडिया को कभी बेनकाब किया नहीं। सारी दुनिया से रब्ता कर रहे हैं, हर बंदे को जा जाके मिल के बता रहे हैं कि आपका इंडिया के साथ मफाद ज़रूर होगा। और फॉरेन ऑफिस के लोग ये बताते हैं कि हम जिसको भी ये डोजियर देते हैं वो ये एडमिट करता है कि भारत गलत कर रहा है, हम आपके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि मजबूरी ये है कि हमारी हुकूमतें भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहती। वो एक बहुत बड़ी मंडी है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये मजबूरी उनकी अपनी जगह पे, लेकिन दुनिया ये मान रही है। और अगर दुनिया मान रही है तो वक्त के साथ साथ हालात बदलेंगे, भारत के लिए मुश्किलात बदलेंगी, उसकी परसेप्शन जो बनी हुई थी वो तब्दील हो रही है। अब आ जाए उस बड़ी खबर की तरफ जो मैंने आपको कहा था। एक तो तालिबान ने इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान का मुकदमा या अफगानिस्तान में अमन के हवाले से जो शानदार तजावीज़ हैं वो इमरान खान साहब की हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अफगानों का मुकदमा लड़ा है, तालिबान का नहीं, अफगानों का मुकदमा लड़ा है। और अफगानों के मामलात को या अफगानिस्तान में अमन के लिए दुनिया को जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है। ये चीज़ इस वक्त उनके लिए बड़ी अहम थी और पाकिस्तान की हमायत पर उनके मशकूर हैं, ये तालिबान वज़ीर ने कहा है। पाकिस्तानी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि आलमी बरादरी के सामने अफगानिस्तान की हमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। अफगानिस्तान पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में कई ममालिक ने अमरीका और आलमी बरादरी के सामने हमारे हक़ में आवाज़ उठाई। 6 रोज़ कबल चीन और रूस ने भी हमारी हुकूमत के हक़ में बात की, जबकि कतर, उज़्बेकिस्तान और बाज़ दीगर ममालिक ने भी मुस्बत मौक़िफ़ उठाया। पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, इसका मौक़िफ़ इंतहाई काबिल तहसीन है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली खिताब में बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ जो अपनाया, हमारे लिए वो बहुत कीमती और काबिल तहसीन है। ये उन्होंने दोबारा इसको दोहराया इस बात को, और उन्होंने कहा कि अच्छे रवाबित के लिए और दुनिया के साथ हमारी बेहतरी के लिए बात करने के लिए हम आपके वज़ीर-ए-आज़म के मशकूर हैं। ये है जी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में अफ़गानियों की राय। अब आ रहे हैं उस खबर की तरफ जिसका मैंने शुरू में आपके साथ तस्करा किया था। वैसे वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं, अफ़गान, लेकिन अल्लाह करे उनका घर ज़्यादा बेहतर हो, सलामत हो, वो अपने घर में खुश रहें, हम यहाँ पे खुश रहें और भाइयों की तरह, अच्छे हमसायों की तरह ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। तुर्की ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला किया है, रजब तैयब एर्दोगान ने। उन्होंने कहा कि अमरीकी दबाव के बावजूद हम रशिया से मज़ीद S-400 मिसाइल सिस्टम ख़रीदेंगे। ये इस वक्त इस ज़मीन पर दस्तयाब या मौजूद या इंसानों के ज़रिए बनाया गया सबसे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम किसी के पास मौजूद नहीं है। अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम है एयर डिफेंस का, वो भी इससे अच्छा नहीं है। इसराइल के पास भी इससे मिलता जुलता सिस्टम है, वो भी इस काबिल नहीं है कि वो इतना तगड़ा हो। इस वक्त दुनिया में दस्तयाब एयर डिफेंस सिस्टम में नंबर 1 S-400 है। ये दुनिया के हर तैयारे को निशाना बना सकता है। यानी कोई भी तैयारा अगर तुर्की की तरफ आना चाहेगा या रशिया की तरफ, तो रशिया इस एयर डिफेंस सिस्टम से खुदकार तरीके से उस तैयारे को निशाना बना सकता है। बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी है, बहुत तेज़ जाता है और किसी भी तैयारे या किसी भी मिसाइल से ज़्यादा रफ्तार के साथ जाके उसको टारगेट करता है। दुनिया का कोई भी हथियार या कोई भी मिसाइल या कोई भी रॉकेट अगर इस मुल्क की तरफ ट्रेवल कर रहा हो और वहाँ पे S-400 का सिस्टम नस्ब है, तो ये उसको डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक तरीके से तबाह कर देता है। अमेरिका के पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जो इसका तोड़ कर सके, इसलिए अमेरिका दुनिया को मना करता है कि इसको मत खरीदो। लेकिन तैयब एर्दोगान ने कहा, आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि तुर्की अपने दिफाई निज़ाम से मुताल्लिक फ़ैसलों में ना तो किसी से डिक्टेशन लेगा और ना ही किसी के दबाव को खातिर में लाएगा। तैयब एर्दोगान का रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने से मुताल्लिक कहना था कि हमने 2019 में अमेरिका की मुखालफत मोल लेकर यह सिस्टम खरीदा, क्योंकि हमारी अव्वलीन तरजीह अपने मुल्क की सलामती है और ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद मिसाइल भी खरीदेंगे, चाहे कोई भी नाराज़ हो जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने $1.4 अरब की अदायगी के बावजूद अब तक
F-35 स्टील्थ तैयारे हमें फराहम नहीं किए। ये F-35 बड़े अच्छे तैयारे हैं और अमेरिका का जदीद जो एक जो फाइटर जेट है वो F-35 है। जैसे कि उनके पास वो रफाल है जो बनाया उन्होंने फ्रांस वालों ने, इसी तरह हम बना रहे हैं ब्लॉक 3 JF-17 का, J-20 जो है वो बनाया है चाइना ने, और रशिया जो है वो अपने तैयारे बना रहा है। इसी तरह अमेरिका का जो बेहतरीन तैयारे लड़ाका हैं उनमें ये F-35 है, और वो मांगे हैं पैसे देने के बावजूद, $1.4 अरब देने के बावजूद अभी तक वो फराहम नहीं किए गए तुर्की को अमेरिका की जानिब से। ताहम इसके बावजूद हम रूस से S-400 मिसाइल की खरीदारी जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि तुर्की ने 2017 में ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले रूसी साख्ता S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का मुआहदा किया था, और अमेरिका की ख्वाहिश थी कि तुर्की उससे पैट्रियट डिफेंस सिस्टम खरीदे, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर है रूस वाला, तो तुर्की ने फिर रूस वाला लिया, अमेरिका वाला नहीं लिया। उसको जो चीज़ जहाँ से बेहतर लगती है वो वहाँ से ख़रीदता है, और वो अपने दिफा को इसलिए मजबूत कर रहे हैं कि उनको पता है कि इसराइल के साथ भी फड्डा हो सकता है और यूनान के साथ भी लड़ाई हो सकती है, और यूरोपीय यूनियन में कई मुल्क बिल्कुल तुर्की को पसंद नहीं करते, इसलिए वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।